जय हिंद फ्रेंड्स। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम की सभी स्टेजेस में से सबसे ट्रिकी स्टेज है। और उसमें भी दो ऐसे पेपर हैं जो सबसे ज्यादा ट्रिकी हैं, जिनमें से एक है इथिक्स पेपर। और इथिक्स में भी मैं बात करूं तो सबसे ट्रिकी क्या है? केस स्टडीज। दोस्तों, लोग अपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं समझ पाते, उसके बाद भी वो ये नहीं जान पाते कि केस स्टडीज को आंसर कैसे करना है। अगर सही स्ट्रैटेजी, सही फ्रेमवर्क आपको पता है तो आप हमेशा 125 प्लस इथिक्स पेपर में स्कोर करेंगे बेस्ड ऑन योर स्कोर इन द केस स्टडीज। और वहीं अगर आपको सही फ्रेमवर्क, सही टेम्पलेट्स फॉर आंसरिंग केस स्टडीज नहीं पता तो आपका स्कोर 60, 70, 80 या मैक्स टू मैक्स 90 यानी कि सिर्फ सिंगल डिजिट में ही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बताएंगे जिसे आप ऑलमोस्ट 90% केस स्टडीज में फॉलो कर सकते हैं। और अगर उसे आपने फॉलो किया तो आई एम वेरी श्योर आपका स्कोर इथिक्स पेपर में हमेशा 125 प्लस ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैंने कहा था ऐसे दो पेपर हैं जो बहुत ही ट्रिकी हैं, ठीक है? एक तो हो गया आपका इथिक्स पेपर, और दूसरा ऐसा पेपर कौन सा है जहां आपने सही फ्रेमवर्क फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर 150 प्लस हो जाएगा। और अगर आपने सही फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया तो स्कोर 100 से भी नीचे रहेगा। कमेंट्स में मुझे उसका नाम बताइए, वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इथिक्स इज ट्रिकी। व्हाई इट इज ट्रिकी? इफ यू नो द करेक्ट फ्रेमवर्क, स्कोर रहेगा 125 प्लस। करेक्ट फ्रेमवर्क नहीं पता तो आप जितना भी एफर्ट मार लीजिए, 60, 70 यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 80 और मैक्सिमम 90 तक चले जाएंगे, कभी भी 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, कई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स बार बार कमिट करते रहते हैं। वो मिस्टेक्स भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। रॉन्ग स्ट्रैटेजी 70 से 90, 60 से 90 के बीच में मार्क्स रहते हैं, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, उस फ्रेमवर्क को देखते हैं। केस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केस स्टडीज स्कोरिंग है दोस्तों। बहुत ज्यादा स्कोप है आपके पास केस स्टडीज में स्कोर करने के लिए, ठीक है? केस स्टडीज 120 नंबर की हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। अगर ठीक से आपने आंसर दे दिया तो 15 प्लस आप एक केस स्टडी में स्कोर कर जाएंगे। तो 90 तो आपके केस स्टडीज में ही आ गए, ठीक है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है कंपेयर टू द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में ऑलमोस्ट सब लोग वही चीज लिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्कोप वहां है नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ठीक है ना? स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स देखेंगे, मिस्टेक्स देखेंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं, और एक मॉडल आंसर देखेंगे। एक केस स्टडी हम लेंगे, उसका मॉडल आंसर इसी फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इथिक्स के पेपर का स्ट्रक्चर देख लेता हूँ, ठीक है? 250 मार्क्स का पेपर होता है। दो पोर्शन हो गए, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए 130 मार्क्स का होता है। 1.5 घंटे का समय हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज हमें उसे देना चाहिए। पार्ट बी 120 मार्क्स का होता है, ठीक है? 10 नंबर कम है, बट टाइम हमें इसे बराबर देना है क्योंकि ये स्कोरिंग है। बहुत ज्यादा क्या है? स्कोरिंग है। जितना वहां स्कोप है, और अल्टीमेटली हमें करना क्या है? स्कोर ही तो लाना है, हमें ज्यादा स्कोर लाके सेलेक्ट होना है, ठीक है? 90 मिनट्स हैं आपके पास 6 केस स्टडीज के लिए, यानी कि मैं इसे डिवाइड करूं तो 15 मिनट पर केस स्टडी आपको देना है। 20 नंबर की है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। और जनरली 3 पेज दिए होते हैं यूपीएससी की मॉडल आंसर शीट में हर केस स्टडी के लिए, ठीक है? अब ये फ्रेमवर्क्स को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये यूपीएससी 2024 में एक केस स्टडी आई थी। जरा आप स्क्रीन को पॉज करिए, टाइमर ऑन रखिए और इसे पढ़िए। आपको कितना समय लगता है, ठीक है दोस्तों? पढ़िए इसे और ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए कहना क्या चाह रहा है। वेरी श्योर आपने पढ़ लिया होगा, केस स्टडी को समझ लिया होगा, कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, आपको क्या लिखना है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों? तो आपने अगर अब नोटिस किया होगा, सिर्फ इसे पढ़ने में और समझने में 7 से 10 मिनट आपको लग गए दोस्तों। और 15 मिनट है आपको आंसर करने के लिए। तो कब, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं है, कब आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, कब उसमें केस स्टडी में अपने जो पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे और दूसरों से ज्यादा भी स्कोर कर जाएंगे, है ना? इसका सीधा सा मतलब है पहले से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है एक फ्रेमवर्क की, उसी में चीजों को बस फिट कर देना है, तभी आप ज्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है? तो पहले हम इस फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ने के बाद, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल हैं उनको छानने के बाद
ये फ्रेमवर्क मैंने बनाया है दोस्तों। 90% ऑफ द टाइम्स ये वर्क कर जाएगा। 90% ऑफ द केस स्टडीज में थोड़ा सा इसे आप ट्वीक करेंगे, सही आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप इसे ट्वीक करेंगे, हर जगह ये फिट हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर 15+ पर केस स्टडी आपको दिलवा के जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमें करना है? कोई भी केस स्टडी आती है, पहले हमने उसे पढ़ ली। सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, कौन स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरा स्टेप आता है इथिकल डायलेमास, डायलेमास, वैल्यूज, फैक्ट्स, इश्यूज इन्वॉल्व। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट हमें यहाँ लिखना है, थोड़ा सा ट्वीक करके बस। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछ रहा है, हेडिंग हमें वो वाली देनी है। ठीक है, फिर आपकी मेन आंसर बॉडी आ जाएगी। उसके बाद थ्योरीज एंड कीवर्ड्स, ये आंसर बॉडी में भी आप डालेंगे, वहां रह गया तो नीचे आप डालेंगे। ठीक है, इथिकल थ्योरीज जैसे सोशल जस्टिस, यूटिलिटेरियनिज्म, महात्मा गांधी नीड एंड ग्रीड प्रिंसिपल, समथिंग समथिंग, ये आपको मेंशन करने हैं कीवर्ड्स और थ्योरी। फिर एक डायग्राम आपको जरूर जरूर बनाना है, एक एक्स्ट्रा मार्क अगर आपको स्कोर करना है तो। फाइनली कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। दोस्तों ये लिखना बहुत जरूरी क्यों है? एज अ सिविल सर्वेंट यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉब्लम जो आपके हैंड में सिर्फ उसे ना सॉल्व करें, बाकी आगे भी एक स्टेप ले, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा आए ही नहीं। ठीक है, तो सो आपको एक वे फॉरवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये एक सैंपल केस स्टडी है, वीडियो रोक के आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। एक एमएनसी है जिसकी मोनोपोली है पोटैटो चिप्स बनाने पर। अब उसने अपने कुछ अब उसने क्या किया है, एक पोटैटो की वैरायटी डेवलप की है जो प्रोटेक्टेड है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। कुल मिलाकर उसके पास उसके आईपीआर राइट है। कुछ किसान क्या करते हैं, वो कंपनी के सीड लेते हैं विदाउट उनकी परमिशन, वो पोटैटो उगाने लग जाते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, उनसे एक ह्यूज कंपनसेशन मांग रही है। उसी में आपसे कुछ सवाल किए गए हैं, आइए वो सवाल हम पढ़ लेते हैं। इन योर व्यू व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करे, है ना। भाई कई चीजें कर सकती है, जैसे किसानों पे एक्शन ले लिया, किसानों को कंपेल किया कि आप उन्हें कंपनसेशन दो, या कंपनी को ये कह दिया कि भाई क्यों आप इतनी ह्यूज कंपनसेशन मांग रहे हो, आप नहीं मांग सकते। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम पूछ लेते हैं। इट शुड फाइंड अ लॉन्ग टर्म एंड एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज अराउंड सीड प्रोटेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द फार्मर्स। ठीक है, एक ऑप्शन इसने ये दिया। दूसरा, इट शुड हेल्प फार्मर्स डिफेंड देयर राइट्स इन द कोर्ट। ठीक है, दो ऑप्शन उसने दे दिए, इसमें से क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, बाकी गिव जस्टिफिकेशन, उसने जस्टिफिकेशन भी आपसे पूछ लिया। ठीक है, तीसरा पूछ रहा है आर देयर इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू फार्मर्स बीइंग नॉट अलाउड टू रीसो और रीयूज द सीड्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसमें हम पार्ट्स आइडेंटिफाई करें तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है। पहला पार्ट तो ये है ना, क्या गवर्नमेंट करे। दूसरी चीज वो हमसे पूछ रहा है जस्टिफिकेशन। तीसरी चीज वो हमसे पूछ रहा है इथिकल इश्यूज। ये पार्ट्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। हर पार्ट की अपनी एक वेटेज होती है। ठीक है, हर पार्ट की अपनी एक वेटेज होती है। जनरली लोग एक आध पार्ट भूल जाते हैं, तो वैसे ही अपने 5 मार्क्स तो वो गवा गए। 15 नंबर 3 पार्ट्स, 5 5 का हर पार्ट है, या 4 4 का आप एक हर पार्ट मान लीजिए, और 3 पार्ट आपकी मेन आंसर बॉडी के, 3 नंबर आपकी मेन आंसर बॉडी के। ठीक है दोस्तों, एक भी पार्ट आपने मिस किया 4 नंबर आपके वैसे ही चले गए। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स आपको मार्क कर लेने हैं जैसे हमने मार्क करे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हमें आंसर करना है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क था पहला, अभी हम मैं लेकर चलता हूँ फ्रेमवर्क पे। ये हमारा फ्रेमवर्क है ना। पहली चीज स्टेक होल्डर्स। तो भाई स्टेक होल्डर्स क्या होंगे यहाँ पर, ये डायग्राम है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपको दिखाने हैं, डायग्रामेटिकली दिखाइए। इन केस आप एंड का डायग्राम मिस भी कर जाते हैं तो एक डायग्राम तो आपके क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, स्टेक होल्डर्स एक रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्स बनाया, स्टेक होल्डर्स कंपनी, गवर्नमेंट, सोसाइटी एट लार्ज एंड फार्मर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स क्या है, फार्मर्स, कंपनी एंड गवर्नमेंट। बाकी सोसाइटी एंड लार्ज कुछ और भी आप बना सकते हैं, बट मेजर तो यही है। अगर 6 क्वेश्चन है आपको स्टेक होल्डर्स दिखाने हैं तो सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्स हर किसी में आप यूज ना करें, है ना। ऐसा ना लगे कि रोबोटिक वे में आंसर किया जा रहा है। ऐसे बनाएं आप, एक सर्कल बना दें, किसी में ऐसा क्लाउड बना दें, किसी में इस तरह से आप ये टेबल बना के स्टेक होल्डर्स फैक्ट्स या वैल्यूज आप लिख दें। ठीक है, तो हम इसमें ये फॉर्मेट यूज करेंगे। क्यों? ठीक है, इसमें हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। यहाँ मैंने स्टेक होल्डर्स ऊपर लिखा, गोला बनाया, स्टेक होल्डर्स कंपनी, गवर्नमेंट, सोसाइटी एट लार्ज एंड फार्मर्स।
और ये कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप भी ऐसे लिखिए। वायलेशन ऑफ आईपीआर, फार्मर्स राइट्स एक्ट, एज पर एक्ट, ह्यूज कंपनसेशन डिमांडेड, मोनोपोली ऑफ कंपनी, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फार्मर्स बीइंग अनअवेयर, हो सकता है उन्हें पता ही ना हो ये किसी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। भाई कितनी नॉलेज होती है फार्मर्स को, हो सकता है कई सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को भी ना पता हो अभी कि इस तरह का कोई एक्ट भी है। ठीक है, नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, ठीक है, हमारा दूसरा स्टेप था इश्यूज इन्वॉल्व, बट क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, तो यहीं हम इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व लिखेंगे और हमारा एक पार्ट तो एड्रेस हो जाएगा। तो आप बताइए क्या क्या इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो भाई, क्या फार्मर्स का कोई राइट नहीं है? फार्मर्स ही तो हैं जो अल्टीमेटली शो कर रहे हैं उस सीट को, ऐसा तो नहीं है कि केवल कंपनी कर रही है। तो राइट्स ऑफ फार्मर्स, दे डू हैव सम राइट इवन गिवन अंडर द एक्ट, सो दोज राइट्स आर गेटिंग हैम्पर्ड। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैंडेटरी है एक बड़ी कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अवॉइड करते हुए वो एक ह्यूज कंपनसेशन मांग रही है फार्मर से। इनपुट्स मोनोपोलाइज बाय कंपनीज है ना, इनपुट्स को कंपनी एक मोनोपोली बना लेते हैं। फार्मर्स कहाँ जाए भाई, उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है। एक तरफ तो हमें उसकी आय दुगनी करनी है, दूसरा इस तरह की कंपनीज मोनोपोली बना रही हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ फार्मर्स एंड कंपनी, इनोवेशन वर्सेस सस्टेनेंस। अगर आप कंपनी पे ही सैंक्शन लगा देंगे तो इनोवेशन में वो क्यों इन्वेस्ट करेगी, क्यों वो R&D में इन्वेस्ट करेगी, क्यों वो जॉब्स देगी फार्मर्स को, है ना। ये चीज भी हमें देखनी है भाई, फॉरेन मनी लानी है हमें, इनोवेशन को ग्रोथ को बढ़ावा भी देना है, प्लांट्स लगवाने हैं, सबको रोजगार मिले, तो ये चीजें बैलेंस करनी है, एक साइड आप कभी नहीं ले सकते। फार्मर्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, सो कंपनीज मैनी अ टाइम इन्फ्लुएंस कर देती हैं वो चीजों को, है ना, लॉबिंग करती हैं, लॉस कई बार उन्हीं के फेवर में बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमें देखनी है। फार्मर्स के पास फ्री विल नहीं है जो हैम्पर हो रही है दोस्तों। ये इथिकल की टर्म डालने के लिए आपको ये वर्ड डालना पड़ेगा, है ना, इथिकल इश्यूज वो बोल रहा है तो ऐसे टर्म्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉक्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, इसे हाईलाइट कीजिए। यूटिलिटेरियन थ्योरी वर्सेस थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, ये पढ़िए आप क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी मेन आंसर बॉडी। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है स्टेट गवर्नमेंट को क्या ऑप्शन लेना चाहिए और गिव जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक डायरेक्ट आंसर नहीं दे देना है, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट शुड चूज ऑप्शन ए। दोस्तों तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कई लोग एंड एंड तक भी ये गलती करते रहते हैं कि उसको ए ऑप्शन ले लेना चाहिए, उसको बी ऑप्शन ले लेना चाहिए। दोस्तों आपको लिखना है ना, मेंस में लिखने के नंबर है, आपके सोचने के नंबर नहीं है कि दिमाग में आपने सोच लिया और यहाँ लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक ऑप्शन ए। वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा है, वही आपको पेपर पे उतारना है और उसी के नंबर है। ठीक है, तो हमें पहले बताना है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या है भाई, टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ नॉट क्लियर टू फार्मर्स, लिटिगेशन फार्मर्स कंपनी दोनों के लिए नुकसानदायक है तो इसे अवॉइड करना है, कंपनसेशन आप मांग भी रहे हैं तो वो ऐसी ना हो कि बहुत हार्श हो, इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू बियर द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, है ना, क्या वो कॉस्ट बियर भी कर पाएंगे लिटिगेशन का कोर्ट में जाके। सो देयरफॉर जो फैक्ट्स हमने बताए उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ऑप्शन ए चूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। फिर आगे आप एक ही जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी शुड इनोवेट एंड फार्मर शुड नॉट बी कंपेल्ड, सम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट और फार्मर साइड शुड टॉक एंड एमिकेबली सॉल्व द इशू। ठीक है, ताकि कंपनी को भी बुरा ना लगे, फार्मर्स को भी कोई नुकसान ना हो। इवन इन द कोर्ट फार्मर्स मे विन, बट ओइंग टू डिलेज इन जुडिशियल प्रोसीजर्स इट विल बी द फार्मर्स हु विल अल्टीमेटली लूज। ठीक है, ये हमने एक जस्टिफिकेशन टाइप दे दिया। फिर वे फॉरवर्ड, दोस्तों पूछा नहीं गया है पर मैंने बताया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको लिखना ही है, पूछा जाए ना पूछा जाए, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड आपको लिखना ही है। ये वो एक्स्ट्रा चीज है जो आपको दिखाता है, ये दिखाता है कि यू हैव दैट एक्स्ट्रा नॉलेज, यू हैव दैट एक्स्ट्रा थॉट, और यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपको जरूर लिखना है। इनोवेशन शुड बी प्रमोटेड
especially in biotechnology, but there should be balance between innovation, profit, and social justice. These three things should go hand in hand. इनका एक बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंपनीज हैव बीन कीपिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सीड्स बियॉन्ड रीच ऑफ फार्मर्स with an intention to earn more, but there should be good corporate governance। ठीक है, फार्मर्स को इंक्लूड करना है, यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा टर्म आप इसमें मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यही टर्म आपको लिखने हैं और इन्हें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ। फाइनली एक कोट आप डाल दीजिए, एज महात्मा गांधी हैज सेड, द अर्थ प्रोवाइड्स एनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड्स। दोस्तों यही एक कोट, यही एक कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दिलवा देंगे। जहां जहां आप 10 भी नहीं स्कोर कर रहे थे, वहीं आपको 15+ दिलवा देंगे। ठीक है दोस्तों, और फाइनली हमारे फ्रेमवर्क का एक पार्ट है डायग्राम। ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए भाई। ये 4 गोले बना दिए, लो लिटिगेशन, बेनिफिट शेयर विद फार्मर्स, क्या होगा इससे, CSR कंपनी का फुलफिल हो गया, सोशल जस्टिस सर्व हो गया, फार्मर्स हैप्पी, गुडविल फॉर द कंपनी विल बी जनरेटेड, अल्टीमेटली द कंपनी विल बेनिफिट। दोस्तों ये एक डायग्राम +1 आपको दिलवाएगा। ठीक है, हर जगह से जहां भी स्कोप हो एक एक्स्ट्रा नंबर हमें खींच लेना है, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। ठीक है, फाइनल आंसर एक बार देख लेते हैं हमारा कैसे लगेगा। सारे पार्ट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। सबसे पहले ये मेरे स्टेक होल्डर्स आ गए, जैसा हमारा फ्रेमवर्क है वैसे ही चल रहे हैं। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, सारे इश्यूज लिख दिए। फिर फिर उसके बाद एक्सप्लिसिटली जो उसने पूछा है, कौन सा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट को चूज करना है, वो हमने लिख दिया। ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन लिखा, यहाँ हमें डायग्राम बनाना है, और ये वे फॉरवर्ड लिख दिया, और ये महात्मा गांधी जी की कोट लिखते हुए मैंने आंसर को एंड किया। और ये आप यकीन मानिए 15+ नंबर आपके आ गए, 90+ तो आपके केस स्टडीज में ही आ गए। अब आप पार्ट ए में जितना मर्जी स्कोर कर लेकर जाएं, 125+ गारंटीड है दोस्तों, अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है दोस्तों, अब एक बार जरा मिस्टेक्स पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों। लोग कई अटेम्प्ट दे देते हैं, उसके बाद भी यही मिस्टेक्स करते रहते हैं। यही स्कोर उनका, यही मिस्टेक्स उनका स्कोर डबल डिजिट में लिमिट कर देती हैं, 3 डिजिट्स को वो कभी टच भी नहीं कर पाते। मिस्टेक्स क्या है, सीधा सीधा डिसीजन लिख देना है ना, कोई उसके लिए डिसीजन प्रेमाइसिस नहीं लिखना, क्यों आप ये डिसीजन ले रहे हैं, या डिसीजन लिखने के बाद उसको जस्टिफाई ना करना। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, नॉट मेंशनिंग थ्योरी एंड कीवर्ड्स, बस जो क्वेश्चन दिया आप उसे एड्रेस कर रहे हैं, बट इथिक्स का आंसर है दोस्तों, इथिक्स के कीवर्ड्स लिखने हैं, इथिक्स की थ्योरीज लिखनी है। ये दिख, जो भी आपका थॉट है, आपका आंसर है, वो इथिकल थ्योरीज से ही आ रहा है, ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को, तभी वो आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉलो ना करना दोस्तों, इथिक्स का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है, और अगर आपने ऐसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट अपने लिए नहीं सोची है, तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में आप ये सब सोचेंगे, और 7 से 10 मिनट जैसा हमने देखा था केस स्टडी पढ़ने में ही चला जाता है, ये आप सोचेंगे 4-5 मिनट आपके इसी में निकल जाएंगे, क्वेश्चंस आपके छूटेंगे, और जब क्वेश्चंस छूटेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन में आप 0 स्कोर करेंगे, अपने आप डबल डिजिट तक ही आपका स्कोर लिमिट होकर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, फ्रेमवर्क को तोते की तरह रट कर जाना है, आंसर के अकॉर्डिंग इसे ही आपको ट्वीक कर देना है, 125+ गारंटीड है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इथिक्स के कुछ कीवर्ड्स हैं, वो PDF मैं अपने इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, कुछ सैंपल केस स्टडीज भी दे दूंगा, जिसको आप आंसर करके उसी टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देना, या नीचे कमेंट्स में आप लोग डाल सकते हैं, हम उस पर अपना ओपिनियन आपको दे देंगे कैसे, कि क्या आप और उसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, और भी कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं इसमें शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में हम देखेंगे, वो है टेलवर्ड्स और डायरेक्टिव्स। क्वेश्चंस में बहुत सारे टर्म्स दे रहते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, इन्यूमरेट, तो इनका मतलब क्या है, और किस डायरेक्टिव के हिसाब से हमें अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। दोस्तों कंटेंट तो सेम ही रहता है, थोड़ा प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों वो भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड जय हिंद।